नमस्कार। पिछली बार हम लोगों ने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पर जानकारी प्राप्त की थी और हम लोगों ने इस काल को 3 भागों में विभाजित किया था। प्रथम काल था वो प्रथम प्राकृत का यानी पाली भाषा का काल था। दूसरा जो चरण था वह था द्वितीय प्राकृत यानी कि प्राकृत का काल था और तृतीय जिसकी जानकारी हम लोग आज प्राप्त करने वाले हैं यानी कि तृतीय चरण को तृतीय प्राकृत या जो है वह अपभ्रंश कहा जाता है। आज की कक्षा में हम लोग इसी अपभ्रंश भाषा पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम जो है वह हम लोग अपभ्रंश भाषा का अर्थ या अपभ्रंश का नामकरण जानते हैं। ऐसा विद्वानों ने कहा कि अपभ्रंश का अर्थ इस प्रकार से दिया कि जो बिगड़ा हुआ वह अपभ्रंश है, यानी अपभ्रंश यानी कि जो बिगड़ा हुआ। तो उस समय अगर हम लोग देखते हैं तो संस्कृत के अलावा जितनी भी जन भाषाएं थीं उन सभी को जो है वह अपभ्रंश भाषा की संज्ञा दी गई थी, यानी कि बिगड़ी हुई भाषा या उतनी सुसंस्कृत भाषा नहीं थी, उन सबको जो है वह अपभ्रंश भाषा कहा जाता था। तो जो भी हो उन्होंने जो जैसा भी जो है वह बिगड़ा हुआ ही कहा हो, लेकिन अपभ्रंश भाषा की अपनी विशेषता रही है। तो उसमें जो है वो एक तरह से लालित्य था, उसमें जो है वह मधुरता थी। इसके आधार पर जो है वह उसे ललित एवं मधुर भाषा भी कहा गया। तो अगर हम लोग जो है इसको देखते हैं, मतलब कि कालिदास के नाटकों में जो गीत लिखे गए हैं वो भी अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं। अपभ्रंश के भाषा को जो है वह विविध नामों से भी जाना जाता है। इसे जो है वह अवहट, अवभंस, ग्रामीण, देसी, अभिरोक्ति, आभिरी इस तरह से भी कहा जाता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी हैं, इन्होंने इस भाषा को जो है वह आभिरी, अपभ्रंश को उन्होंने आभिरों की भाषा कहा। वही जो है वह भलाना तिवारी हैं, वह उसको जो है वह प्राकृत का ही विकसित रूप मानते हैं। दूसरी तरफ जो है भोलानाथ तिवारी ने प्राकृत का जो है वह परिवर्तित रूप माना है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं, उन्होंने जो है वह आर्य भाषा यानी कि उसको अपभ्रंश को जो है वह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी के रूप में माना है। और वो मानते हैं कि दोनों के बीच की जो कड़ी है, महत्वपूर्ण कड़ी है, वह है अपभ्रंश। इस प्रकार जो है वह उस दौरान जितनी भी प्राकृतें थी, मतलब कि उस दौरान जितनी भी जो है वह प्राकृति थी, प्राकृत भाषाएं थी या जन भाषाएं थी, उन सबको जो है वह अपभ्रष्ट कहा गया कि जितनी प्राकृत उतनी अपभ्रष्ट। इस तरह से जो है वह मान्यता थी। तो इस तरह से हम लोग जो है देखते हैं कि अपभ्रंश जो है एक तरह से आधुनिक एवं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बीच की सशक्त कड़ी है। अपभ्रंश का नाम सर्वप्रथम जो है वह अपभ्रंश नाम किसने लिया, इस पर भी चर्चा पाई जाती है और कहा जाता है कि सर्वप्रथम अपभ्रंश यह नाम जो है वह महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में प्रयोग किया था। उन्होंने लिखा था भूयासः पशब्दा अल्पियासः शब्दः एककस्य हि शब्दस्य बहवो स्प प्रभंशा। उसी तरह से तदयथा गौरी तस्य शब्दस्य गावी गौणी गोता गोपोतलिकेत्वे मादयो शः अपभ्रंशा। मतलब 2 बार जो है वह इस जो है वह मंत्र में उन्होंने अपभ्रंशा इस तरह का जो है वह प्रयोग किया है और इसीलिए इसके आधार पर जो है वह महर्षि पतंजलि को माना जाता है कि उन्होंने जो है वह अपभ्रंश का नाम सर्वप्रथम लिया है। कालांतर में भरत ने भी जो है एक तरह से इस भाषा को विभ्रष्ट कहकर उसको 7 भाषाओं का उन्होंने उल्लेख किया है भरत मुनि ने। और इन 7 भाषाओं को जिसको उन्होंने जो है वह अपभ्रष्ट कहा है उसमें जो है वह एक है अपभ्रंश भाषा।
भाषा के अर्थ में चंद्र ने जो है वह इसका प्रयोग प्राकृत लक्ष्मण में किया है। 6ठी शताब्दी में भामह ने अपभ्रंश को प्राकृत और संस्कृत जैसी ही एक भाषा माना है। 5वीं शती से ही अपभ्रंश का प्रयोग एक भाषा के रूप में होने लगा था, लेकिन 6ठी शताब्दी में आते आते वह व्यवस्थित या सुव्यवस्थित होने लगी थी। तो अपभ्रंश को आभीरों की भाषा कहे जाने वाले लोगों के अनुसार, अगर वो उसको आभीरों की भाषा कहते हैं तो उसके पीछे क्या कारण था, यह बात सोचनीय है। तो एक मान्यता है, कुछ लोगों की मान्यता है कि जो गुर्जर और जो आभीर थे उन्होंने जो है जब तक संस्कृत भाषा का संस्कार या संस्कृत भाषा की जो है वह संस्कृति को नहीं अपनाया, उसको स्वीकार नहीं किया था, तब तक जो है वह उनकी भाषा को जो है अपभ्रंश भाषा कहा गया था। लेकिन कालांतर में जब वो शासन करने लगे और जब उनके पास राज्य आ गया, तब जो है वह उनके शासन के साथ साथ जो है वह अपभ्रंश भाषा का भी महत्व बढ़ गया। तो अपभ्रंश जिस प्रकार से जो है वह प्राकृत भाषा के अलग अलग रूप है, उसी तरह से जो है वह अपभ्रंश के भी रूप पाए जाते हैं। अपभ्रंश के बोलियों के संबंध में भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद पाया जाता है। प्राचीन जो विद्वान हैं वह मानते हैं कि अपभ्रंश के 3 रूप हैं, और वो है नागर, उपनागर और ब्राचट। तो तीनों अपभ्रंशों का जो है वो उल्लेख प्राचीन जो विद्वान हैं उनके यहाँ प्राप्त होता है। इस संदर्भ में एक उदाहरण दिया जाता है और वो उदाहरण है मार्कंडे का। उन्होंने लिखा था नागरो ब्राचडश्चोपनागरश्चेति ते त्रय। तो इस पहली पंक्ति में आप लोग देख सकते हैं नागरो यानी कि नागर, फिर आता है ब्राचडश्चोप नागरश्चेति ते त्रय। पहली पंक्ति में जो ब्राचट, उसी के साथ साथ उपनागर भी शब्द जोड़ा है। तो इस तरह से नागर, ब्राचट और उपनागर, यह त्रय, त्रय यानी 3, इस तरह से जो है वह मार्कंडे के यहाँ हम लोगों को उदाहरण मिलता है। और दूसरी जो पंक्ति है उसमें कहा गया है अपभ्रंश परे सूक्ष्म भेदत्वान पृतज्ञ मता। तो इस तरह से मार्कंडे ने जो है वह स्वीकार किया है कि नागर, ब्राचट और उपनागर यह त्रयी उस समय जो है वह मौजूद थे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने जो है थोड़ा सा इसके आगे जाकर जो है वह उन्होंने जो है वह बात कही है, और उन्होंने जिस प्रकार से प्राकृत भाषाएं थी, प्राकृत भाषा के आधार पर जो है वह इसके 6 रूप बताए हैं। शौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, कैकय और ब्राचट, इस प्रकार से 6 जो है रूप बताए हैं। अपभ्रंश की विशेषताओं की अगर बात करें तो ध्वनि की बात करें तो इसमें जो है वह ध्वनि में काफ़ी तेजी से परिवर्तन आता हुआ हमें दिखाई देता है। स्वरों में जो है, जो आज हम लोग आज की हिंदी में जो अनुनासिक रूप पाते हैं वो भी जो है अपभ्रंश के कारण ही है। वहाँ पर अंतिम स्वर हमेशा जो है वह रस्व होता है। लिंग, वचन और कारक की विभक्तियाँ भी संस्कृत काल से अपभ्रंश तक आते आते कम होती हुई नजर आती हैं। उसी तरह से जो है वह लिंग की बात करें तो नपुंसक लिंग जो था वह धीरे धीरे गायब ही हो गया, और कारकों में जो 24 विभक्तियाँ थी वह कम होकर जो है वह केवल जो है 6 ही रह गई, यानी कि उसमें कर्म, कर्ता, करण, तरह से जो संप्रदान, आपादान और संबंध, इस प्रकार के 6 ही जो है वह कारक रह गए। तद्भव और देशज शब्दों की संख्या में धीरे धीरे जो है वह वृद्धि होने लगी। तो इस तरह से जो है वह हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है अपभ्रंश में धीरे धीरे जो है वह परिवर्तन होता रहा है। थोड़ा सा अगर इसके साहित्य के संदर्भ में बात करें तो हम लोग जो है वह जो जैन मुनियों का साहित्य है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उनका काफ़ी जो है वह साहित्य इसमें मिलता है। साथ ही साथ जो है वह स्वयंभू ने रामकथा के आधार पर पौम चरयु लिखा था। ये महाकाव्य जो है वो अपभ्रंश भाषा में ही है,
और इसी तरह से जो है वह महाकवि पुष्पदंत का महापुराण नाय कुमार चरयु, जसहर चरयु और हेमचंद्र द्वारा रचित जो है वह व्याकरण है, वह सब जो है अपभ्रंश भाषा की जो है निधि है। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने अपभ्रंश भाषा की जो है के स्वरूप पर बात की। बाद में जो है वह किस तरह से अपभ्रंश भाषा का शब्द आया, अपभ्रंश यह शब्द आया, और विद्वानों के मतों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की, और साथ ही साथ उसके साहित्य के संबंध में व्याकरण में किस तरह से परिवर्तन आया और क्या विशेषता है अपभ्रंश भाषा की, इस पर जानकारी प्राप्त की है। अगर आप लोग इसमें और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके सामने संदर्भ सूची मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद।